गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज हम लोग 40वां क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, 40th क्लास। ठीक है। अब सबसे पहले हर रोज़ की तरह आज हम फिर से उन बच्चों का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा है व्हाट्सएप के थ्रू। उनके नाम हैं सचिन 10D, करमबीर 10B, मुस्कान 10A, लाडली 10A, रिमझिम 10B, आलोक 10A, घौशिया प्रवीण, अमोली 10A, तानिया प्रिया 10A, सिप्रा 10A, कृति 10A, नीतीश 10B, शिवम 10D, मनीषा 10C, स्वाति 10A, शिवम 10A, शशि 10B, दीपक 10C, मणिकांत 10D, अंजलि 10A, गौरवराज 10D, मुस्कान 10B, साक्षी 10A, हेमंत 10B, नंदनी 10A। और भी कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने होमवर्क भेजा है। होमवर्क आप बना रहे हैं अच्छे से, आप ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हैं। इसका क्या बेनिफिट होगा ये आपको आगे पता चल जाएगा। आपको लगेगा कि आपका ये समय बिल्कुल ही बर्बाद नहीं हुआ। जो बच्चे रोज़ क्लास अटेंड कर रहे हैं, होमवर्क भेज रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ये शायद आपको अभी पता नहीं चले, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे, चाहे इंस्टीट्यूट का टेस्ट हो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम, तो आपको पता चलेगा कि उस समय लॉकडाउन के समय जो आपने क्लास घर बैठे किया था ऑनलाइन, उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, है ना। चलिए, तो खैर इस पर विचार होते रहेगी। अब हम लोग फिजिक्स आज पढ़ना है। फिजिक्स हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के बहुत सारे उपयोग हैं, कुछ उपयोगों को हम लोग पढ़ेंगे, फिर उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं। तो अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग है हजामती दर्पण के रूप में। किस दर्पण के रूप में? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा उपयोग टॉर्च वाहन आदि के मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, है ना। तीसरा उपयोग सोलर कुकर में। चौथा उपयोग डॉक्टरों द्वारा रोगियों का नाक, कान, गला आदि जांच करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इस तरह से बहुत सारे उपयोग हैं अवतल दर्पण के। एक एक करके हम लोग सभी पर विचार करेंगे। यदि आपको अवतल दर्पण के 4 उपयोग पूछा जाए एग्ज़ाम में, तो आप सीधा सीधे लिख देंगे कि अवतल दर्पण के 4 उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला तो हजामती दर्पण के रूप में, रोमन अंक में 1 नंबर देके। दूसरा टॉर्च वाहन, जैसे मोटर गाड़ी वगैरह होता है, वाहनों के हेडलाइट में, है ना। कैसे होता है, क्यों होता है, वो अभी हम चर्चा कर लेंगे यहाँ बोर्ड पर। 2 उपयोग। तीसरा उपयोग सोलर कुकर में, ऐसा कुकर जो सूर्य की रोशनी से खाना बनता है, उसमें। आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा है, हम समझ रहे हैं कि सर क्यों होता है, उस पर चर्चा करेंगे। अभी केवल उपयोग होता है ये जान रहे हैं। और चौथा उपयोग डॉक्टरों द्वारा रोगियों का नाक, कान, गला आदि जांच करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो सबसे पहला उपयोग क्या हम लोग सुने? हजामती दर्पण के रूप में। अवतल दर्पण के उपयोग। सबसे पहला उपयोग क्या है हमने बताया? हजामती दर्पण। हजामती दर्पण के रूप में ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। हजामती दर्पण के रूप में क्या और कैसे उसका उपयोग होता है ये हम लोग पढ़ लें, है ना। अब आपसे यदि हम प्रश्न पूछ दें कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, तो अब देखिए क्यों का आंसर क्या है। आप लोग पढ़े हैं अवतल दर्पण का एक कंडीशन, शायद आपको याद होगा, नहीं है यदि याद तो ध्यान से देखिए। सेकेंड लास्ट कंडीशन जो था, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के
मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच हो, फोकस एवं पोल के बीच होती है। जब ए वो वस्तु है, कुछ भी हो सकता है, कोई मनुष्य खड़ा है, कोई बच्चा खड़ा है, वो भी हो सकता है, कोई पेंसिल है, कोई कुर्सी रखी हुई है, वो भी वस्तु है ना। तो अब इसका प्रतिबिंब बनाना है हमको। कहाँ बनेगा, याद कीजिए हम पढ़े थे अवतल दर्पण के सेकेंड लास्ट कंडीशन में, शायद ये 6 नंबर कंडीशन होगा। तो क्या था उसमें, एक प्रकाश किरण आती थी, ए बिंदु से निकलकर दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती थी, और ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से चली जाती थी, मुख्य फोकस एफ से, है ना। दूसरा प्रकाश किरण लेते थे कहाँ से, ए बिंदु से ही निकलती थी, दर्पण पर गई, यह इसी पथ पर वापस लौटती थी। क्यों, क्योंकि ये वक्रता केंद्र के सीध में है। तो ये क्या होती थी, वक्रता केंद्र के सीध में है, इसलिए ये प्रकाश किरण क्या होती थी, इसी पथ पर वापस लौट जाती थी। और ऐसा लगता था देखने में कि दोनों प्रकाश किरण धीरे धीरे फैलता जा रहा है ना। तो जब हम इसको पीछे बढ़ाते थे तो किसी एक बिंदु पर मिल जाता था और ये प्रतिबिंब बनता था। कैसा बनता था, दर्पण के पीछे। सबसे पहले कहाँ बनता था, दर्पण के पीछे। दूसरा काल्पनिक, है ना। तीसरा सीधा, और चौथा बड़ा, इमेजनरी इमेज बनता था, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था, दर्पण के पीछे इसी गुण का उपयोग होता है हजामती दर्पण के रूप में। अब आप बोलेंगे कि सर ये कैसे हुआ, नहीं समझे। देखिए हजामती दर्पण में इसका क्या उपयोग है। जिस व्यक्ति, हजामत समझ गए होंगे, वो जो बाल दाढ़ी कटाने के लिए हम लोग सैलून जाते हैं नाई के पास और बाल कटवाते हैं, दाढ़ी कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, वही हजामत करना हुआ। तो जिस व्यक्ति का हजामत करना होता है उसको मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बिठाया जाता है। ये जिसका मान लीजिए इस व्यक्ति एओ का दाढ़ी बनाना है, तो इसको कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। उसकी जो कुर्सी होगी वो मुख्य फोकस के पहले कहीं पर भी सेट किया हुआ रहता है। तो क्या होता है, जिस व्यक्ति का प्रतिबिंब दाढ़ी बनाना है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक, सीधा और बड़ा। थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, नाई को हजामत करने में सुविधा होती है। बहुत बड़ा भी नहीं ताकि देख के डर लगे, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब। मान लीजिए किसी आदमी का कोई शेविंग कर रहा है, कोई नाई शेविंग कर रहा है किसी व्यक्ति का, तो यदि नॉर्मल कहीं बाल उसे नहीं दिख रहा है ऐसे नॉर्मली, लेकिन वो बाल उसका आईने में दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि आईने में जो प्रतिबिंब है वो ओरिजिनल से थोड़ा बड़ा बन रहा है, जूम हो रहा है, तो बड़ा प्रतिबिंब हो रहा है, तो देखने में नाई को सुविधा होगी, हजामत करने में भी सुविधा होगी, है ना। इसीलिए हजामती दर्पण के रूप में, नॉर्मल आप लोग छोटे मोटे सैलूनों में यदि जाएंगे तो वहाँ समतल दर्पण ही लगा देता है, लेकिन आप यदि बड़े बड़े शहरों में अच्छे अच्छे सैलूनों में जाएंगे तो आप वहाँ पर अवतल दर्पण देखेंगे। मतलब बीच का पार्ट थोड़ा उसका धंसा रहेगा, देखने आपको देखने में लगेगा समतल दर्पण ही है, लेकिन नहीं, वो है अवतल दर्पण। अच्छे अच्छे सैलूनों में आप क्या देखेंगे, वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इससे क्या होती है कि जिस व्यक्ति का हजामत करना होता है उसका प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बनता है, ताकि नाई को सुविधा हो, कहीं कुछ छूटे ना, कोई शेविंग कराने आए कहीं बाल ना छूट जाए, या फिर और कहीं कुछ कलम बना रहा है तो कलम टेढ़ा ना हो जाए। ऐसे नॉर्मली हम देख रहे हैं सीधा लग रहा है, लेकिन आईना में चूंकि बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो ये थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो वो पता चल जाएगा, जूम हो गया है वहाँ प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा। इसीलिए हजामती दर्पण के रूप में हम लोग किस दर्पण का व्यवहार करते हैं, अवतल दर्पण का व्यवहार करते हैं। लेकिन हाँ, शर्त है कि जिस व्यक्ति का हजामत करना है उसको मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच में बिठाते हैं। मतलब वो जो कुर्सी उसका सेट रहता है, हर काम में हम लोग इंजीनियर की सहूलियत लेते हैं।
हर काम में हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियर की सहूलियत लेते हैं। इंजीनियर क्या करता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करके वो कुर्सी सेट कर देता है, कहाँ, तो ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच, ताकि जो भी व्यक्ति सैलून में आए वो बैठे, कहाँ पर बैठे, मुख्य फोकस के पहले बैठे, ताकि उसका प्रतिबिंब सीधा बने, बड़ा बने, और बड़ा होगा तो हजामत करने में सुविधा होगी। तो ये पहला उपयोग था अवतल दर्पण का। दूसरा उपयोग अवतल दर्पण का टॉर्च या वाहनों के हेडलाइटों में। आप सोचेंगे टॉर्च में क्या उपयोग या वाहनों में क्या उपयोग होता है, क्यों होता है, ये पढ़ लें अब हम लोग, है ना। तो आप लोग गौर कीजिए, हम बताए थे अवतल दर्पण में, बताए थे जब हम किरण आरेख की बनावट पढ़ाए थे कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आती है, उसके पहले हम एक बात बता दें, यदि आपको क्वेश्चन आता है फेयर में लिखना है या टेस्ट में या बोर्ड एग्जाम में कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों होता है, वो वाला जो अभी मैंने पढ़ा, तो आप तो आंसर लिखेंगे ही, साथ साथ वो वाला चित्र भी बनाएंगे, फिगर जो अभी हमने बनाया था, वो कंडीशन 6 नंबर कंडीशन, है ना। फिजिक्स में फिगर का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए यदि आप बनाएंगे तो एक चीज़ और ध्यान, तो फेयर में मैंने देखा बहुत बच्चे ने लिख दिया है और फिगर नहीं बनाया है, इसलिए वो अपने अपने फेयर कॉपी में क्या करें, वो जरूर फिगर जरूर बना लें, फिगर जरूर बनाना है। अब ये वाला ही आ गया तो ये वाला चित्र बनेगा, आप आंसर लिखेंगे उसके पहले या बीच में या बाद में कहीं भी आप ये चित्र जरूर बनाएंगे। आप याद कीजिए कि अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये किरण आरेख की बनावट में हम लोग पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बस इसी गुण के कारण टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट में इसका उपयोग होता है। अब बोलिएगा सर कैसे। टॉर्च का आप देखे होंगे, वो जो पहले जो टॉर्च आता था वो वाला, उसमें कटोरी होती थी, अवतल दर्पण के आकार की होती थी, मतलब बीच में धसी हुई होती थी, है ना। तो वो जो अवतल दर्पण के आकार के है उसके मुख्य फोकस पर बल्ब रहता है। प्रकाशित बल्ब जो होता है चाहे वाहन, वाहन मतलब कोई भी वाहन हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, हर वाहन के आगे में हेडलाइट होता है जिसमें एक बल्ब लगा होता है। अंधेरा होने पर हम उस बल्ब को जलाते हैं ताकि उससे रोशनी निकले और दूर तक जाए, दूर तक जाए। तो इसमें क्या होता है, ये बल्ब जो होता है, चाहे वो वाहन कोई भी वाहन हो, चाहे टॉर्च हो, उस अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है। तो जैसे ही अंधेरा होने के बाद हम उस बल्ब को जलाते हैं तो उस जैसे ही बल्ब जलता है तो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है, क्योंकि बल्ब फोकस पर है तो प्रकाश वहीं से आएगी, है ना। तो दर्पण से टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और समांतर होने से क्या होगा कि प्रकाश किरण काफ़ी दूर तक जाएगी, बहुत सारी किरणें आएंगी। चूँकि बल्ब फोकस पर है इसलिए प्रकाश फोकस से आ रही है, तो आने के बाद सभी प्रकाश किरणें क्या हो जाएगी, इस अवतल दर्पण से टकरा करके काफ़ी दूर तक जाएगी और दूर तक की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। इसीलिए टॉर्च में या वाहनों के हेडलाइट में, कोई भी वाहन हो, है ना, उसमें किस दर्पण का व्यवहार होता है, इस अवतल दर्पण का। आप देखे होंगे वो जो पुराना वाला टॉर्च आता था उसमें कटोरी होती थी, वो अवतल दर्पण के आकार का था, और वो जो बल्ब होता था उसके मुख्य फोकस पर होता था। तो जैसे ही बल्ब जलाते थे हम लोग, ऑन करते थे, प्रकाश किरण फोकस से आती थी और फोकस से आने के बाद उस कटोरी से मतलब अवतल दर्पण से टकरा करके प्रकाश किरण काफ़ी दूर तक जाती थी और दूर तक की वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इसलिए टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का व्यवहार होता है, अवतल दर्पण का व्यवहार होता है ना। समझ गए होंगे आप लोग। दूर तक की चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
तीसरा उपयोग सोलर कुकर में या सौर भट्टियों में, जो भी बोलिए आप, सोलर कुकर या सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कैसे होता है तो आप लोग याद कीजिए, अवतल दर्पण का नाम है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का क्या नाम है? अभिसारी दर्पण। जितनी भी प्रकाश किरणें आती हैं अवतल दर्पण पर, किसी भी तरह, जैसे समांतर किरणें जब भी कोई आती हैं, मान लीजिए अनंत से समानांतर किरणें आ रही हैं, बहुत सारी किरणें आ रही हैं, तो वो क्या होता है, एक बिंदु पर ये दर्पण उसको अभिसारित कर देता है। एक बिंदु पर क्या करता है? अभिसारित कर देता है, मतलब मिला देता है ना। बस इसी गुण का उपयोग होता है सोलर कुकर में या सौर भट्टियों में, जो बोलिए आप, है ना। सोलर कुकर के सिद्धांत पे ही सौर भट्टी भी काम करता है। तो इसमें क्या होता है, सोलर कुकर है क्या? ऐसा कुकर जो सूर्य की रोशनी से खाना बनता है, जिसमें आप जैसे चावल बनाना है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, चावल डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं और उसको धूप में रख देते हैं, कड़ा तेज धूप में, तो वो कुछ देर के पश्चात वो चावल बन जाता है, भात सिज जाता है। तो कैसे काम करता है? तो इसका सिद्धांत है कि उसमें जो भोज्य पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ, जो खाना जो बनाना है, जो पकाना है, उसको अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? मुख्य फोकस पर, क्योंकि ये जितनी भी किरणें अनंत से आती हैं, सारी किरणें मुख्य फोकस पर ही आके मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? मुख्य फोकस पर आके मिलती हैं, है ना। तो क्या होता है, जब मान लीजिए बड़े बड़े अवतल दर्पण का व्यवहार होता है सोलर कुकर में, तो इससे हजारों, लाखों, करोड़ों, अनगिनत किरणें टकरा करके, दर्पण पे टकरा करके एक बिंदु पर मिलती हैं। तो क्या होता है, इस स्थान का ताप काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें अपने साथ उष्मीय विकिरण को भी लाती हैं, हीट को भी लाती हैं। तो क्या होता है, इतनी इतनी किरणें जब दर्पण से टकराकर एक बिंदु पर मिलेंगी, तो निश्चित है कि उस स्थान का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ने लगेगा और बढ़ते जाएगा, और जो भी आपका ये भोज्य पदार्थ है ये पकना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसी गुण का उपयोग होता है सोलर कुकर में, क्योंकि अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है, मतलब कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्ज कर देता है। बड़े बड़े अवतल दर्पण का व्यवहार सोलर कुकर या सौर भट्टियों में होता है। तो क्या होता है कि जब उसको धूप में रखते हैं तो अनगिनत किरणें इससे टकरा करके एक जगह पर आके मिलती हैं, तो वह स्थान गर्म होने लगता है, बहुत जल्दी गर्म होने लगता है, और जो भी आपका भोज्य पदार्थ है वो पक करके तैयार हो जाता है। केवल ध्यान रखेंगे कि हम लोग उस भोज्य पदार्थ को उस अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखते हैं, है ना, क्योंकि प्रकाश किरणें मुख्य फोकस पर ही मिलती हैं। तो यही कारण है कि सोलर कुकर में हम लोग किस दर्पण का व्यवहार करते हैं? अवतल दर्पण का व्यवहार करते हैं, या सौर भट्टियों में। दोनों का सिद्धांत वही है, प्रकाश किरणें आकर मिलेंगी, बहुत सारी किरणें, अनंत किरणें, तो वो स्थान का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और बढ़ते बढ़ते आप जो पकाना चाहते हैं वो पक कर तैयार हो जाएगा। चौथा उपयोग है, डॉक्टरों द्वारा रोगियों का नाक, कान, गला आदि जांच करने में। यदि आप कभी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गए होंगे, है ना, ईएनटी क्या हो, ईयर, कान, नोज, थ्रोट, कान, नाक, गला आदि डॉक्टर के पास गए होंगे, ईएनटी स्पेशलिस्ट बोलते हैं उसको। तो आप देखे होंगे कि जब वो आपका कान या गला चेक करता है तो एक अंधेरे कमरे में ले जाता है और माथे में एक अवतल दर्पण लगा होता है, और ऐसे पकड़ करके वो क्या करता है, अपने माथे को हिलाता है, और एक बड़ा अधिक पावर का एक बल्ब लटका होता है, वो प्रकाश की किरणें उसके माथे के लगे अवतल दर्पण से टकरा करके उसके कान में प्रवेश करती है और अंदर तक देख लेता है। डॉक्टर अंदर तक क्या कर लेता है, ऐसे अपने माथे को हिलाता है, थोड़ा
प्रकाश किरणें अब वो जो बल्ब से निकली है दर्पण पे टकराएगी, टकरा करके उसके कान में जाती है, या जो मुंह देखना है तो गले में, और अंदर तक वो देख लेता है। तो डॉक्टरों द्वारा रोगियों का नाक, कान, गला वो आदि जांच करने में भी इस दर्पण का उपयोग होता है। वहाँ भी इसी सिद्धांत पर काम करती है कि प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं, आके एक बिंदु पर मिलती हैं, है ना। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे ये अवतल दर्पण के उपयोग थे। ये अवतल दर्पण के 4 उपयोग थे डॉक्टरों द्वारा, और बाकी उधर 3 उपयोग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्यों होता है वो भी पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग हैं वाहनों में साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर आप लोग देखे होंगे, कोई भी वाहन हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, ड्राइवर के बगल में एक साइड में दर्पण लगा रहता है पीछे की वस्तु देखने के लिए। मान लीजिए पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस आईने में ही देख लेते हैं कि पीछे से क्या हॉर्न दे रहा है, उसे उलट करके नहीं देखते हैं। तो वो जो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। देखने में तो समतल लगेगा वो भी, लेकिन है कौन सा दर्पण, वो उत्तल दर्पण है। कैसे उपयोग होता है, ध्यान से देखिए। एक वस्तु है एओ जो दर्पण के सामने खड़ा है। ये एक प्रकाश किरण ए से निकली जो मुख अक्ष के समानांतर गई, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ऊपर चला गया, है ना, जो कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा प्रकाश किरण यहाँ पर आई, चूंकि ये वक्रता केंद्र के दिशा में जा रही है, इसलिए क्या होगा, ये उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। यहाँ पर जहाँ टकराई वहाँ पर प्रतिबिंब बना देंगे, है ना। आई भी प्रतिबिंब बन गया। कैसा प्रतिबिंब बना, छोटा, कहाँ बना, दर्पण के पीछे, कहाँ, ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच। दूसरा काल्पनिक, तीसरा सीधा, और चौथा वस्तु से छोटा। बस इसी गुण के कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। आप सोचेंगे क्यों, देखिए उतने से आईने में आप देखे होंगे किसी बाइक में, कार में बहुत छोटा आईना, इतना बड़ा आईना लगा होता है, और उसमें बहुत पीछे तक का प्रतिबिंब बन जाता है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है। याद रखेंगे ये वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा है। उत्तल दर्पण विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप देखते हैं हमेशा कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब ये छोटा बनाता है, मतलब वस्तु है बड़ा और उसका प्रतिबिंब ये छोटा छोटा बनाता है। इसी को बोलते हैं विस्तृत दृष्टि क्षेत्र, मतलब बड़े जगह का प्रतिबिंब छोटे से जगह में बनाने की क्षमता है इसके पास हमेशा। इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है, मतलब उस आईने में बहुत दूर तक का प्रतिबिंब दिख जाता है। और क्या होता है, ड्राइवर को पास देने में सुविधा होती है। उसी आईने में वो क्या होता है, इसमें हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा वस्तु से छोटा। तो सीधा बना, वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। तो इससे क्या होता है, उस आईने में ही वो देख लेता है ड्राइवर कि पीछे से कौन हॉर्न दे रहा है। उलट के नहीं देखना होता है, और उतने से ही आईने में बहुत दूर तक का प्रतिबिंब बन जाता है, क्योंकि ये विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का गुण है उत्तल दर्पण के पास, है ना। यदि कोई दूसरा दर्पण होता इसके जगह पर तो बहुत कम प्रतिबिंब बनता और पूरा आईना भर जाता, है ना। उत्तल दर्पण क्या होता है, उतने से छोटे से आईने में बहुत दूर 1 किलोमीटर पीछे तक का प्रतिबिंब दिखा देता है वो, है ना।
इसी को बोलते हैं विस्तृत दृष्टि क्षेत्र, क्योंकि इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। यदि आपको ये क्वेश्चन आ जाए, कि बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम में, कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का व्यवहार क्यों होता है, तो आप ये चित्र भी जरूर बनाएंगे, लिखने आंसर लिखेंगे। उसके बाद उत्तल दर्पण का सबसे पहला कंडीशन यही था, ये कंडीशन का चित्र भी बनेगा, और जो लैंग्वेज लिखना है भाषा, वो तो खैर लिखना ही है। तो क्या हमने देखा कि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है, छोटा बनाता है, और विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है, जिससे बड़े स्थान का प्रतिबिंब छोटे से स्थान में बन जाता है और ड्राइवर को पास देने में सुविधा होती है। यही कारण है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का व्यवहार होता है, उत्तल दर्पण का व्यवहार होता है। उत्तल दर्पण के ज़्यादा यूज नहीं है, एक यूज तो ये हो गया। दूसरा यूज है सड़क पर रोशनी करने वाले वेपर लाइटों में। सड़क पर रोशनी करने वाले वेपर लाइटों में भी उत्तल दर्पण का व्यवहार होता है। सड़क पर रोशनी करने वाले वेपर लाइटों में क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या है, अपसारी दर्पण है, मतलब डाइवर्जिंग मिरर है। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो क्या होता है, सड़क पर रोशनी करने वाले वेपर लाइट में किस दर्पण का व्यवहार करते हैं, उत्तल दर्पण का। जैसे एक बल्ब लगा हुआ है, जैसे ही अंधेरा होने पर इस बल्ब को जलाते हैं तो इससे प्रकाश किरण निकल करके इस पे टकराती है, बहुत सारी अनगिनत किरणें टकराती हैं, है ना, और टकराने के बाद वो भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण है ही अपसारी दर्पण, मतलब प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो काफ़ी दूर तक की रोशनी जाता है, काफ़ी दूर तक का एरिया कवर हो जाता है ना। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सड़क पर रोशनी करने वाले वेपर लाइटों में। ये प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, मतलब फैला देता है। फैला देने से क्या होती है, प्रकाश किरणें काफ़ी दूर तक जाती हैं। चलिए, अब एक वर्ड है मैग्निफिकेशन, मतलब आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, इसे सबसे पहले छोटी एम से सूचित करते हैं। आवर्धन किसे करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। मतलब m बराबर h2/h1, मतलब आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। h1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई, और h2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम 6 फीट के हैं और मेरा प्रतिबिंब कोई ऐसा दर्पण है जहां पर हम अपना जब प्रतिबिंब देखते हैं तो वो 12 फीट का बना, तो h2/h1 प्रतिबिंब बना 12 फीट का, है ना, और हम कितने फीट के हैं, 6 फीट के हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से भाग दे देंगे तो आवर्धन निकल जाएगा। फीट फीट कट गया, हाँ देखिए कोई और बात, फीट फीट कट गया, कुछ बचा नहीं, इसीलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। 6 दूनी 12, इसलिए आवर्धन बराबर 2। तो इस तरह से हम आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। परिभाषा एक लाइन का है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से भाग दे देंगे। ये मार्कर है 10 सेंटीमीटर का, इसका प्रतिबिंब बनाए 40 सेंटीमीटर का यदि बन गया तो क्या करेंगे, कैसे आवर्धन निकालेंगे, 40 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर से भाग दे देंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 40/10 मतलब 4, आवर्धन बराबर 4, है ना।
इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है आवर्धन का कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कितना गुना है, यही है आवर्धन, है ना। जैसे ये वस्तु बना 10 सेंटीमीटर का, इसका प्रतिबिंब बना किसी दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर, आवर्धन 4 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो है इस वस्तु का कितना गुना है, 4 गुना है। आवर्धन का यही शाब्दिक अर्थ है। अब देखिए इसके बाद अब मात्र एक लास्ट चीज बचा इस आपके एक्सरसाइज 1 में। ये सबसे लंबा चैप्टर था, है ना। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 का। फिजिक्स के सवाल को न्यूमेरिकल बोला जाता है। फिजिक्स के में भी सवाल होता है मैथ के तरह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स। बहुत मज़ेदार न्यूमेरिकल्स है, बहुत मन लगेगा। न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़िएगा, है ना। आपको आगे भी 10th में तो काम देगा ही, आगे भी इंटर में या फिर कंपटीशन में, आगे सब जगह काम आएगा, है ना। तो चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग जानते हैं दुनिया में 2 ही तरह का चिन्ह होता है, एक प्लस और दूसरा माइनस। देखिए कल हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी भी पढ़ेंगे और साथ साथ फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, है ना। फिजिक्स का सवाल देखिए, फिजिक्स का सवाल मात्र चिन्ह परिपाटी के जानने से ही आप जान जाइएगा, ये सबसे मेन चीज है। इसलिए कल का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप चिन्ह परिपाटी नहीं समझते हैं तो फिर न्यूमेरिकल 1 भी नहीं बनेगा। आप सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसलिए चिन्ह परिपाटी कल हम क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट में कल पहले चिन्ह परिपाटी को समझाने का प्रयास करेंगे, और जैसे ही चिन्ह परिपाटी होगा लास्ट के आखिरी 15 मिनट में हम कुछ न्यूमेरिकल आपको बता देंगे, है ना। ताकि और आपको फिर होमवर्क दे देंगे, आप बनाएंगे खुद से, हम 2-4 आइडिया दे देंगे, फिर पूरा चैप्टर आप लोग बनाएंगे फिजिक्स का न्यूमेरिकल। बहुत मन भी लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। तैयार रहें कल के लिए। तो अब बारी है आज के होमवर्क की। कल के बारे में मैंने बता दिया, कल चिन्ह परिपाटी पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके जस्ट बाद मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, तो उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। अब होमवर्क आज का है, सबसे पहला बात तो वो जिन्होंने फेयर नहीं भेजा है अभी तक, वो फिजिक्स का फेयर पूरा चैप्टर 1 का भेजें, अतिशीघ्र भेजें। और दूसरा होमवर्क मैथ से रिलेटेड है। मैं आपको अभी टोटल 22 सवाल दूंगा मैथ का, 22, जिसको बना के आपको भेजने हैं हमें आज शाम तक या कल सुबह 7 बजे तक, है ना। क्योंकि 7 बजे के बाद ही मैं वीडियो सुबह में ही बना लेता हूँ, तो फिर आपका मैं नाम नहीं ले पाऊँगा जो आप होमवर्क भेजेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप 7 बजे तक ही भेजें होमवर्क, है ना। फिर उससे वीडियो बनाने के बाद फिर कंप्रेस करना होता है, फिर एडिशन करना होता है, वीडियो कंप्रेस करना होता है, उसमें टाइम लग जाता है, फिर एडिशन दो वीडियो जुटता है, फिर लास्ट में फिर चढ़ाने में, अपलोड करने में भी 1-1.5 घंटा लगता है। इसलिए आपके पास पहुंचते पहुंचते वो 12-1 बज जाता है ना। चलिए, तो मैं 22 सवाल दूंगा आप लोगों को। टोटल 3 नंबर से सवाल स्टार्ट होगा और 24 नंबर तक होगा, मतलब इसके बीच में टोटल 22 सवाल होंगे। अब कैसे दूंगा, तो मैं क्लास के आखिरी में भी, आपके वीडियो में भी वो होमवर्क रहेगा, पहला आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो होमवर्क रहेगा, और अंत में मैं आपके व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा होमवर्क, है ना। सभी जगह जहां से आपको सहूलियत मिले आप ये होमवर्क जो मैं दूंगा 22 सवाल 3 से लेके 24 नंबर तक, उसको बना के आपको भेजने हैं। हल करना है, उसको हल करना है किसी भी विधि से, लेकिन हाँ ध्यान रखेंगे जो रैखिक समीकरण में है
तब तो डायरेक्ट आप बना लें। जो रैखिक समीकरण में नहीं है उसको रैखिक समीकरण में बदल के हल करें। मतलब वो जो 1/x बराबर a 1/y बराबर b मानते हैं ना, वो करके करना है। और यदि जो डायरेक्ट रैखिक समीकरण में ही है उसको डायरेक्ट बना दें। तो मैं होमवर्क दूंगा किस चीज़ का, मैथ का हल करना है। मतलब उसमें जो चर है x y p q u v जो भी होगा उसका मान निकालना है। 22 सवाल दूंगा 3 से लेकर 24 तक। कहाँ मिलेंगे? आखिर में वीडियो के लास्ट में भी आपको होमवर्क मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे होमवर्क होगा और आपके व्हाट्सएप पर भी होमवर्क होगा। जहाँ से आपको सहूलियत मिले वहाँ से आप लोग उठा लें, है ना। तो ध्यान से देख लें आप लोग। चलिए अब हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। अच्छे से रहें, अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, मन से पढ़ें, अपना बहुत ख्याल रखें। चलिए धन्यवाद।